हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से आप सभी का आरपीएम एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के बारे में कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है। जैसा कि हम पिछली क्लास में देखे थे या पढ़ पाए थे कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को पढ़ रहे थे, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ही हम आज पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर को कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज एक बार फिर से मैं रिकैप कर लूँ कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर, यानी कि किसी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में या किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कल्टीवेशन करना ही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहलाता है। यानी आप जब कहीं किसी ऐसे एनवायरनमेंट को जहाँ पे आप पूरी तरीके से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को आप रेगुलेट कर रहे हैं और रेगुलेट करने के साथ साथ वहाँ पे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसे हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। फिर उसके बाद आज हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, स्ट्रक्चर से तात्पर्य हमारा क्या है? संरचना। स्ट्रक्चर से तात्पर्य क्या है? संरचना। अब प्रोटेक्टेड का मतलब नियंत्रित, यानी कि आप जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते थे तो आप इसी कोई एक संरचना बनाएंगे, उस संरचना के अंदर हमारा बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स है या स्ट्रेसेस हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। तो आज हम उन्हीं स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर हम बायोटिक और एबायोटिक्स फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाते हैं। तो बात करेंगे हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की। तो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर क्या है? उसकी डेफिनेशन है कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर विथ क्लैडिंग मटेरियल्स। क्लैडिंग मटेरियल्स को यहाँ पे आप शेडिंग मटेरियल्स कह सकते हैं। क्लैडिंग मटेरियल्स क्या होता है? यानी कि अगर आप कोई एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के लिए, स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। उन्हीं मटेरियल्स को हम क्लैडिंग मटेरियल्स कहते हैं। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर विथ क्लैडिंग मटेरियल्स यूज टू ग्रो प्लांट अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। यानी कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर क्या है कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लैडिंग मटेरियल्स का बना होता है, जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। उस स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, और ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए होता है कि हमारा जो मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी हो, यानी जो हमारा उत्पादन हो रहा है, उत्पादकता जो है वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेज कि जो हमारा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ पे आप इस चीज़ को मैं क्लियरिफाई कर दूं कि जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है यह एक संरचना है या एक ढांचा है। इस ढांचे के अंदर जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसे हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं। तो इस ढांचे के एडवांटेज क्या हैं, यानी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के एडवांटेज क्या हैं? तो यहाँ पे अगर हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के एडवांटेज की बात करें, यानी इसके लाभ की बात करें कि इसका क्या लाभ है, तो जो पहले लाभ की अगर हम बात करें तो जो इसका लाभ है वह है कि प्रोडक्टिविटी इज हाई। जब आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर खेती करते हैं तो आपका जो उत्पादकता होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या है? हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जो आप प्रोड्यूस मिलता है आपको, जो आप प्लांट्स ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद उससे कुछ फ्रूट मिलेगा, उसको अपन प्रोड्यूस बोल रहे हैं। तो जो प्रोड्यूस मिलता है उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही बेटर और बढ़िया क्वालिटी की होगी। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगला जो हमारा है कंट्रोल्ड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इज ईजियर, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पेस्ट है और डिजीज यानी रोग, कीट और रोगों का जो नियंत्रण है हम आसानी से यहाँ पे कर पाते हैं। कारण क्या है कि हम पढ़ ही वही रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी कि हमें एक निश्चित दायरा मिल जाता है, उस निश्चित दायरे में ही हमें इंसेक्ट और डिजीज को जो है कंट्रोल करना होता है। तो जब भी अगर आपको एक निश्चित स्ट्रक्चर मिले और उसी स्ट्रक्चर में हमें डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करना है तो हम ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है इफेक्टिव एंड इंटेंसिव प्रोपोगेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में हम बेसिकली इफेक्टिव और इंटेंसिव प्रोपोगेशन करते हैं। जो प्रभावी और जो खर्चीला प्रोपोगेशन होता है उसको हम क्या करते हैं? उसका प्रोपोगेशन करते हैं, यानी ऐसे प्लांट्स का प्रोपोगेशन करते हैं जिनकी वैल्यू हाई वैल्यू हो। जैसे अपन टोमेटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर, जो पार्थेनोकार्पी कुकुम्बर है उनकी खेती हम करते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि अगला क्या है। तो यहाँ पे जो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जब करते हैं तो यह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है यूथ के लिए। जो एजुकेटेड पर्सन है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का भी एक साधन है। एम्प्लॉयमेंट का
साधन है, एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ। ठीक, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का सृजन करता है। यहाँ पे देखिए इलिटरेट व्यक्ति के लिए रोजगार का सृजन नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की। तो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में जितनी भी सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं, जैसे टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, उसके बाद CO2 कंसंट्रेशन, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए हम एक लिटरेट पर्सन रख सकते हैं जो एजुकेट हो। ठीक है, क्योंकि जो एजुकेट नहीं है उसको इन सब सारी चीज़ों का जो फैक्टर्स जो हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं, उनका ज्ञान उन्हें नहीं हो पाएगा। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए यह एक एम्प्लॉयमेंट का काम करेगा। उसके बाद अगला हमारा है लेस वाटर रिक्वायरमेंट। जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जब हम खेती करते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का मतलब समझ लीजिए एक नियंत्रित ढांचा है, एक कोई संरचना है, उस संरचना के अंदर हम खेती कर रहे हैं और नियंत्रित वातावरण है उसके अंदर। यानी कि आप बहुत ज़्यादा धूप नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, रोग नहीं है, कीट नहीं है। ठीक है, यानी हर कुछ रेगुलेट है। रेगुलेट का तात्पर्य है कि हम क्या करते हैं उसमें, यानी चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम कर लेते हैं। ठीक है, अगर CO2 की मात्रा ज़्यादा है, CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो CO2 को हम कम कर लेंगे। तो यहाँ पे लेस वाटर रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि पानी की आवश्यकता जो इस स्ट्रक्चर में है वो बेसिकली कम होती है। कम होने का कारण क्या है, क्यों कम होता है? एक बात यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू लेस इवापोरेशन लॉसेस, यानी कि अगर है क्या रीजन कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर जब बना है, स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो अब जो है ना, सनलाइट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होता, सनलाइट डायरेक्ट प्लांट से अटैच नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है, प्रकाश उतना ही मिल पाता है पौधों को, उतनी ही मिलती है जितनी उनको नीड होती है। बाकी सारे के सारे जो लाइट्स हैं, प्रकाश के जो रेडिएशन है, वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो ट्रांसपोरेशन होता है, इवापोरेशन जो होता है, जो वाष्पीकरण होता है, वो बिल्कुल कम होता है। जब वाष्पीकरण कम होगा तो पौधा पानी अपटेक करेगा कम, तो वाटर की आवश्यकता होगी कम। ठीक है, इसके बाद क्या है, इफेक्टिव यूज ऑफ लैंड रिसोर्स, यानी जो हमारे लैंड रिसोर्स हैं उनका इफेक्टिव यूज हो जाता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि अगर ये सारी फैसिलिटी नहीं है तो हम एक क्रॉप ग्रो किए, फिर उसके बाद खेत को खाली छोड़ दिए, तो यहाँ पे लैंड रिसोर्स का, जो भी लैंड रिसोर्स हैं, उनका इफेक्टिव यूज हो पाता है। इसके बाद बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव के, कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से जो हमारा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, किस उद्देश्य से यह बना जाता है, इसका क्या पर्पज है। तो इसके उद्देश्य की बात करें, मोस्ट इफेक्टिव यूज, यानी कि इसमें क्या होता है कि चीज़ों का बहुत ही इफेक्टिव यूज हो पाता है। जैसे लैंड का इफेक्टिव यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, यानी कि अब आप जो ओपन एरिया में, अगर ओपन फील्ड में कल्टीवेशन कर रहे हैं, वहाँ पे आप लैंड का एक प्रॉपर इफेक्टिव यूज नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है कि जैसे ही आप किसी ओपन कल्टीवेशन में, ओपन फील्ड में आप कल्टीवेशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप पूरी तरीके से लैंड का इफेक्टिव यूज नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये हो जाता है कि आपको ये प्लांट ग्रो किए हैं, वो प्लांट के लिए एक फेवरेबल क्लाइमेट उपलब्ध नहीं हो पाता, तो उस प्लांट के इर्द गिर्द काफ़ी स्पेस बचे हो पाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में एक प्लांट आपका तैयार हो रहा है, दूसरा आप सोइंग कर रहे हैं, तीसरे की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इस तरीके से आप यूज कर ले रहे हैं। उसके बाद वाटर की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, यानी वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। उसके बाद क्या, एनर्जी, आप एनर्जी का भी इफेक्टिव यूज कर पाते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का इफेक्टिव यूज कर पाते हैं। उसके बाद स्पेस और क्लाइमेटिक रिसोर्स का भी आप इफेक्टिव यूज कर पाते हैं। क्लाइमेटिक रिसोर्स क्या है आपका, सनलाइट है, टेम्परेचर है, RH जिसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक CO2, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, यानी जो रिसोर्स है, इसका भी हम प्रॉपर मात्रा में यूज कर पाते हैं। तो हमने आज क्या क्या अभी देखा कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है, उसके बाद प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के लाभ क्या हैं, और यह इसका उद्देश्य क्या है। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में हमने एक बात समझ में आनी है कि यह एक संरचना होता है। ये संरचना कैसा है, जैसे यहाँ पे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन तो क्या होता है, ये चीज़ को हमने समझ लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसे ही कहते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस टाइप्स का होता है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर यानी अभी हमने देखा था कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लाभ क्या क्या हैं। लाभ के बाद अब हम देखेंगे कि जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होता है वो होता कौन कौन सा, यानी कि जो
प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए जो संरचना, जो ढांचा बनाई जाती है बेसिकली, वो होती कैसी है, यानी उसका नाम क्या है। जिस संरचना की हम बात कर रहे हैं उस संरचना का नाम क्या है। जैसे सर यहाँ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर से क्या तात्पर्य है, जैसे हम किसी एक सेट के नीचे रहते हैं, यानी एक छाया के नीचे रहते हैं, तो उस छाया का नाम क्या है। जैसे हम एक स्ट्रक्चर के नीचे रहते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, जिसको हम मकान कहते हैं। अब वो मकान आपका मिट्टी का हो सकता है, झोपड़ी हो सकती है, एक अच्छा खासा बिल्डिंग हो सकता है, जो कि पक्का मकान हो सकता है। तो उसी तरीके से ये तो नाम रहे हुए कि क्या था प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में, कि हमारा एक तो नेट हाउस है, जिसे हम नेट हाउस कहते हैं, यानी कि वो नेट का घर होता होगा, नेट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, पॉली हाउस है। तीसरा क्या है, ग्लास हाउस है। उसके बाद हमारा ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस के बाद प्लास्टिक लोड टनल्स है। उसके बाद जो छठा स्ट्रक्चर हमारा है वॉल इंटरनल है। उसके बाद छठा स्ट्रक्चर जो है हमारा तो प्लास्टिक मल्च है। प्लास्टिक मल्च क्या होता है, एक प्रकार की मल्चिंग फिल्म होती है, जो क्या किया जाता है, वीड इन्फेस्टेशन के लिए हम उसको क्या करते हैं, मल्चिंग कर देते हैं। इससे क्या होगा, वीड इन्फेस्टेशन कम होता है, खरपतवार कम आएंगे, वाटर लॉसेस कम होगा और सॉइल कंजर्वेशन भी बनी रहेगी। यानी कि हमारा जो सॉइल की मॉइस्चर है उसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं, इसमें हम एक एक को देखेंगे, सारे जितने स्ट्रक्चर हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या है, नेट हाउस है। नेट हाउस जो होता है एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं। इसमें होता क्या है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा शेड नेट हाउस है, एक क्या है हमारा शेड नेट हाउस, यानी ऐसा नेट होता है जो सिर्फ एक छाया प्रदान करता है। जो क्या करता है, एक छाया प्रदान करता है, जालीदार नेट होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका बेसिकली यूज क्या होता है, ये एक पॉलीथीन की फिल्म होती है। इसका काम होता है सोलर रेडिएशन को रिड्यूस करना, यानी सोलर के रेडिएशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सोलर रेडिएशन को रिड्यूस करता है। उसके बाद जैसे ही हमारा सोलर रेडिएशन रिड्यूस हो जाएगा तो जो हमारे प्लांट्स हैं ना वो स्कॉर्चिंग से बच जाएंगे। यानी कि हमारा जो शेड नेट हाउस है ये क्या करता है, प्रिवेंट स्कॉर्चिंग। ठीक, प्रिवेंट स्कॉर्चिंग, यानी कि अब सोलर जो सन का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है प्लांट्स के ऊपर, तो ऐसे में एक शेड नेट लगा दिया जाता है, तो डायरेक्ट जो है सन का जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट प्लांट के संपर्क में नहीं आता। अगर डायरेक्ट प्लांट के संपर्क में आता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स की पत्तियाँ जो है झुलस जाती हैं, यानी स्कॉर्चिंग से प्रिवेंशन मिल जाता है। उसके बाद इंसेक्ट प्रूफ नायलॉन नेट होता है ना। इंसेक्ट प्रूफ नायलॉन नेट भी सिमिलरली इसी तरह से फंक्शन करता है। इसका काम ये होता है कि एक प्रकार का नेट है नायलॉन का, जिसमें जो हमारे इंसेक्ट हैं उनसे प्रिवेंट करता है। इसके बाद इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। फिर पॉली हाउस है। ठीक, पॉली हाउस में क्या है, पॉली हाउस में जो क्लेडिंग मटेरियल्स यूज होता है ना, पॉली हाउस का जो क्लेडिंग मटेरियल्स जो है, क्लेडिंग मटेरियल्स पॉली हाउस में एक पॉलीथीन का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉलीथीन यूज होता है एज ए क्लेडिंग मटेरियल्स के रूप में। क्लेडिंग मटेरियल्स को हमने बता दिया, शेडिंग मटेरियल्स भी आप कह सकते हैं। शेडिंग मटेरियल्स बोले तो क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया उसको कैसे आप छाँव किए हो, है ना, किस तरीके से आप उसको ढके हो, कवर किए हो, कवरिंग मटेरियल भी इसको हम कह सकते हैं। तो कवरिंग मटेरियल किसका होता है, इसमें पॉलीथीन फिल्म होती है। ग्लास हाउस में जो क्लेडिंग मटेरियल्स यूज होता है वो कौन सा क्या यूज होता है, वो ग्लास वेयर्स यूज होते हैं। ग्रीन हाउस का पर्टिकुलर यूज कहाँ पे होता है, जो भी सीडलिंग प्लांट ग्रो करने के लिए होता है। आप अगर कोई भी प्लांट की सीडलिंग कर रहे हैं तो वहाँ ये ग्रो करने के लिए होता है। प्लास्टिक लो टनल्स क्या होते हैं अगर प्लास्टिक लो टनल्स की बात करें, टनल से आप समझ में आएगा, एक कोई लंबा सा टनल है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली प्लास्टिक लो टनल्स का मतलब होता है इसमें जीआई पाइप्स यूज होते हैं। वॉल के इन टनल में भी जीआई पाइप्स यूज होते हैं। इनका एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बेसिकली लो टनल्स होता है। जैसे आप कोई नर्सरी वगैरह जब बनाते हैं ना, तो नर्सरी को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए क्या होता है, जीआई पाइप्स को इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाता है, इस तरीके से, और इसके बीच में नर्सरी बना दी जाती है। तो इसकी जो वेड्थ होती है ना वो निश्चित होती है और हाइट भी इसकी निश्चित होती है। लगभग 1 से 1.5 मीटर तक इसकी हाइट होती है। लेंथ जो है ना इसका आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुरूप बना सकते हैं। तो इस तरीके से होता है, इसमें आप चल नहीं सकते, ये नर्सरी के लिए होता है। लेकिन वॉल किन टनल में क्या होता है, तो वॉल किन टनल में यही स्ट्रक्चर सेम, इसकी हाइट बढ़ जाती है। हाइट कितनी हो जाएगी, लगभग 6 से 6.5 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, जिसमें आसानी से आप वॉक कर सकते हो। ठीक है, तो
इतनी चीज़ें आप प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर कि नेट हाउस क्या है, नेट हाउस में शेड नेट हाउस क्या होता है और इंसेक्ट प्रूफ नायलॉन नेट क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है,